हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूं। बुद्धि के सिद्धांतों पर बात हो रही थी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि संरचना सिद्धांत की। बुद्धि संरचना सिद्धांत। एजुकेशन से संबंधित कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब XYZ किसी भी सब्जेक्ट यानी कोई भी ऐसा एग्जाम जो एजुकेशन से रिलेटेड है और उसके एग्जाम पेपर में इस थ्योरी से क्वेश्चन ना आए, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सिद्धांत को देने वाले जेपी गिलफोर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। और कब इन्होंने सिद्धांत दिया था? 1967। ठीक है, दोनों बातें याद रखिए कि जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत या बुद्धि का जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट नामक थ्योरी जो है वो किसने दी? जेपी गिलफोर्ड ने दी। और साथ में उनके कुछ सहयोगी भी थे, उन्होंने मिलकर भी इस सिद्धांत पे काम किया था। ठीक, अब सीधे सीधे बात करते हैं कि बुद्धि संरचना। इन्होंने बताया कि बुद्धि में कितनी विमाएं होती हैं? बुद्धि में 3 विमाएं होती हैं। ठीक है, कितनी विमाएं होती हैं? 3 विमाएं होती हैं। और एग्जाम में तीनों के नाम आते हैं: संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। ठीक है, 3 विमाएं थी इनके सिद्धांत में और तीनों के नाम बिल्कुल रट डालिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। ठीक है, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तीनों के नाम बिल्कुल रट डालिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा इसमें बुद्धि संरचना सिद्धांत में सम्मिलित है, कौन सी विमाएं सम्मिलित नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रियाएं कितनी हैं। ठीक है, तो संक्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो संक्रिया, सबसे पहले जो इससे संबंधित क्वेश्चन आता है वो संक्रिया के बारे में आता है। पहले संक्रिया थी 5। ठीक है, पहले संक्रियाएं कितनी थी? 5 थी। और पांचों में संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। ठीक है, कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, संक्रियाएं कितनी थी? जेपी गिलफोर्ड ने संक्रिया को कितने भागों में बांटा था? सबसे पहले संक्रिया को इन्होंने 5 भागों में बांटा था। जब इनका सिद्धांत आया था तभी संक्रियाएं कितनी थी? संख्या में 5 थी। ठीक, अब हम इन पे बात कर लेते हैं। संज्ञान यानी कि ज्ञान संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, स्मरण यानी याद करने संबंधी क्रियाएं होती हैं, और अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट, ये है कन्वर्जेंट और ये है डाइवर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट यानी कि सभी एक टॉपिक दिया गया, एक टॉपिक पर सभी बच्चे एक ही जैसा चिंतन कर रहे हैं। डाइवर्जन यानी कि अलग, यानी एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे संबंधित भी बहुत पूछा जाता है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं यानी क्रिएटिव जो बालक होते हैं उनका चिंतन किस तरीके का होता है? तो उनका अपसारी चिंतन होता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक वो बिल्कुल अलग लोगों से सोचते हैं, तभी वो क्या बनते हैं? क्रिएटिव चाइल्ड बनते हैं। लास्ट में मूल्यांकन यानी मूल्यांकन करने की क्षमता। अब यहीं पर चूंकि लिखा है तो यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि पहले ये 5 थी। और चूंकि आपको पता होगा, नहीं पता है पता नहीं, लेकिन गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कुछ समय के बाद 1985 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 67 में और 85। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जेपी गिलफोर्ड ने अपने जो बुद्धि संरचना सिद्धांत है उसमें संशोधन कब किया था? तो
तो 1985 में संशोधन किया था और यहाँ पर जो इनकी संक्रियाएं 5 थी उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी 6। लेकिन इसमें से कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने, स्मरण के 2 भाग कर दिए। ये कर दिया स्मृति धारण और स्मृति अभिलेखन। ठीक है, 2 भाग कर दिए थे स्मृति के, यहाँ पर इन्होंने तोड़कर इस तरीके से संक्रिया कितनी हो गई थी, संक्रिया की संख्या हो गई थी 6। ठीक है, इनको 6 को रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछी जाती है संक्रिया कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। जो दूसरा पॉइंट है वो है विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे, यानी कि कंटेंट्स, यानी कि किसी भी चीज का कंटेंट। इनके कितने भाग थे, 4 भाग थे। शुरुआत में जब 67 में इन्होंने सिद्धांत दिया था तब इसके 4 थे, आकारिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यावहारिक। एग्जाम में ये भी चारों पूछे जाते हैं, कौन से हैं कौन से नहीं है। एक क्वेश्चन तो इसमें क्रम से संबंधित आया था कि कौन सा क्रम सही है। ठीक है, आकारिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यावहारिक, यानी कि विषय वस्तु बुद्धि की, ठीक है, या फिर संरचना पर बात कर रहे हैं तो विषय वस्तु कैसी होगी, आकारिक, यानी कि कोई आकार ग्रहण करने संबंधी होगी, संकेतों से संबंधित होगी, शब्दों से संबंधित होगी और फिर उसको व्यवहार में लागू किया जाएगा। ठीक है, अब पहले ये 4 थे, फिर ये कर दिए, जब करेक्शन हुआ तो इसकी संख्या कर दी 5। ठीक है, 5 में क्या चेंजेस हुए, जो आकारिक था, आकृतिक था। ठीक है, आकारिक यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी आंखों द्वारा हम देख रहे हैं किसी चीज के बारे में कि उसका फिगर क्या है, ठीक है, उसका आकार क्या है, तो इसको इन्होंने दृश्य और श्रव्य, चूंकि ज्ञानेंद्रियों की बात थी, इंद्रियों की बात थी, दृश्य श्रव्य, कभी कभी चीजें हम देखकर भी उसका परिणाम बता पा रहे हैं और श्रव्य यानी सुनकर भी उसके बारे में बता पा रहे हैं। ठीक, तो इनकी संख्या हो गई 5। पहले 5, 4, ये हो गए 6 और ये हो गए करेक्शन के बाद 5। अब हम आ गए तीसरे पॉइंट पर, उत्पाद। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर आ गए हम उत्पाद के बारे में कि यानी कि परिणाम, यानी रिजल्ट क्या निकलेगा। तो इकाई, इसको इन्होंने 6 भागों में बांटा, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, हस्तांतरण, आशय। ठीक है, और शुरू से लेकर आखिरी तक इसके कितने ही भाग थे, 6 ही भाग थे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इनके अंदर का एक्सप्लेनेशन बहुत डीप में मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अंदर बहुत डीपली इनका कह लीजिए कि थ्योरेटिकल पार्ट जानना आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। अगर आप बीएड, एमएड या कोई इस तरीके का कोर्स कर रहे हैं, कोई कह लीजिए, तो उसके लिए आपको अंदर जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, और वैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में अंदर की क्वेश्चनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये 6 नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनमें 8-10 पॉइंट दिए हुए हैं, तो उनमें 6 कौन से सही हैं वो आपको निकालने होते हैं या कौन से गलत है वो आपको निकालने होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्यों लिखा ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए तो ठीक है, ये क्वेश्चनिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा कि जो इनका जो सिद्धांत था, बुद्धि संरचना सिद्धांत में कितने कारक बताए गए हैं। ठीक है, बुद्धि संरचना सिद्धांत, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो अब समझने की बात ये है कि जब 67 में इन्होंने जब सिद्धांत बनाया था तो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, यानी 5 थे, 4 थे, 6 थे, यानी मल्टी क्या है, बुद्धि की संरचना कितने कारकों से मिलकर बनी है, 120 कारकों से। फिर इन्होंने पहला करेक्शन जो किया था वो संक्रिया में नहीं किया था, वो विषय वस्तु में किया था। ठीक है, कुछ समय बाद में विषय वस्तु में इन्होंने किया और एक कारक बढ़ा दिया, इस तरीके से इनकी संख्या हो गई 150। अब
अब इन्होंने संक्रिया में एक कारक बढ़ाया, विषय वस्तु में एक कारक बढ़ाया और उत्पाद में वही का वही रहा। इस तरीके से जब वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इनकी थ्योरी से पूछा जाता है, वो यही कि गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत कितने कारकों के बारे में बताया गया है, 180 कारक। इसको रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। और ये करेक्शन कब आया था, 1985 में। ठीक है, बस। और इनके सिद्धांत की एक ही डिमेरिट है कि इन्होंने जो कारक तो बता दिए कि बुद्धि की संरचना 120, 150 या 180 कारकों से होती है, लेकिन ये कारक कौन से थे, क्या थे, इनके बारे में ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ये इनके सिद्धांत का एक दोष बताया जाता है। और तो इसलिए ये जो थ्योरीज है बहुत डीप में न जाते हुए जो बात इंपॉर्टेंट की कहते हैं ना कि बिल्कुल खदान में से सोना निकालना, केवल उस तरीके से आज बात कर रही हूं मैं कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में किस तरीके की क्वेश्चनिंग होगी और क्या क्या आपको उसमें से याद करना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप ज्यादा घंटे पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कम समय में आप सही चीज पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिए, लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।